हेलो दोस्तों। तो आज हम 2023 की सबसे ज़्यादा खतरनाक हॉरर मूवी के बारे में जानेंगे, जहां पर डेमन, कल्ट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिखाया गया है। ब्लैक मैजिक और कल्ट में आप अपनी मर्जी से अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप उसे वापस खुद नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर आपने छोड़ने की कोशिश भी की तो उस कल्ट की डार्कनेस आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। और यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। दोस्तों, मूवी का नाम है मालम और ये 2023 में रिलीज हुई। इस मूवी की कहानी शुरू होती है लैंडफोर्ड पुलिस के कुछ मालम फ्लो कंपाउंड फुटेज को दिखाते हुए। यहाँ पर मालूम किस चीज का नाम है ये हम आगे देखने वाले हैं। अब उसके बाद उसी फुटेज में हम एक डेमोनिक चेयर को देखते हैं जहाँ पर ब्लैक मैजिक के कुछ साइन बने हुए थे। उसके बाद उस फुटेज में कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सी लड़कियां एक लेक में नहाकर एंजॉय कर रही थी। उनमें से 3 लड़की डियाना, मैरीगोल्ड और किटी बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी और वो लेक के पास में दुखी होकर बैठी हुई थी। उनके पास बेटी नाम की एक लड़की आती है जो कि कैमरा की तरफ देखकर एक अजीब से स्माइल करती है। वो 3 लड़कियों को अपने साथ में लेकर कहीं पर ले जाने लगती है। कैमरामैन बेटी को धक्का देकर जल्दी चलने को कह रहा था। फिर वे लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पिग्स थे और कुछ मरे हुए जानवर की हड्डियां भी थी। वहाँ पर और भी कई सारे लोग थे और फिर सभी लड़कियों के सर पर एक कपड़ा बांधकर उनको एक अजीब सा रूम में ले जाया जाता है और तो बेटी को भी उन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था। अब एक आदमी जिसका चेहरा कैमरा में नजर नहीं आता है वो अजीब सी वॉइस में कुछ कह रहा था। उसके बाद में वो एक पिगी की बलि देता है और वो शायद बेटी की भी बलि देता है। अब हम पुलिस ऑफिसर लॉरेन को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान दिख रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉरेन ने मेलम फ्लॉक कल्ट में बलि देने से पहले डायना, मैरीगोल्ड और किल्टी को बचा लिया था। सभी लोग लॉरेन के इस काम के लिए उसे हीरो मान रहे थे और पुलिस स्टेशन में भी उसको बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही थी। यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर कटिंग से उस आदमी का पता चलता है जिसने बलि दी थी और उसका नाम जॉन मैलम था जो कि उस कल्ट का हेड था। न्यूज़पेपर की फोटो में भी उसका फेस जला हुआ था। यहाँ पर लॉरेन अपने काम से खुश नहीं था क्योंकि वो जब तक उन लड़कियों को बचाने गया था तब तक बेटी की बलि दे दी गई थी। 3 लोगों को तो उसने बचा लिया था लेकिन बेटी को वो नहीं बचा पाया था और उसी का दुख उसे अभी तक हो रहा है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि लॉरेन शूटिंग रूम में जा रहा है और अपने 2 पुलिस एम्प्लॉय को गोली मारकर उन्हें जान से मार डालता है। सभी पुलिस ऑफिसर लॉरेन को सरेंडर करने को कह रहे थे लेकिन लॉरेन खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। मरने से पहले लॉरेन अपने पुलिस ऑफिसर और अपने दोस्तों से कहता है कि वे लोग उसकी फैमिली को बताएं कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। सीन कट होता है और अब कहानी 1 साल के बाद से शुरू होती है जहाँ पर हम लॉरेन की बेटी जेसिका को देखते हैं। लॉरेन हमेशा चाहता था कि उसकी बेटी पुलिस ऑफिसर बने और जेसिका ने अपने फादर का सपना पूरा किया था। फिर आज जेसिका की पुलिस ड्यूटी का पहला दिन था और वो अपने पिता को बहुत याद कर रही थी। जेसिका पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनती है और ऑफिसर हैंडबुक पढ़ने के बाद में वो अपने फादर की ग्रेव पर जाती है क्योंकि ड्यूटी के पहले दिन उसे अपने पिता को दिखाना था कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में कैसी लगती है। और आज अगर लॉरेन जिंदा होते तो अपने बेटे को इस यूनिफॉर्म में देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर जेसिका की माँ और लॉरेन की वाइफ एना भी आई हुई थी। लॉरेन की मौत के बाद वो बहुत ही ज्यादा शराब पीने लगी थी। अपनी माँ के इस एल्कोहलिक नेचर से जेसिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी लेकिन एना भी क्या करती, लॉरेन की मौत के दुख से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। यहाँ पर एना कुछ बातों को चाह कर भी जेसिका को बोल नहीं पा रही थी और ये बातें क्या थी ये हमें आगे की कहानी में पता चलने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब वो दोनों अपने अपने रास्ते चली जाती है और तब हम लॉरेन की ग्रेव के पीछे उसी सैटानिक सिंबल को बना हुआ देखते हैं जो कि मूवी की शुरुआत में हमने उस डेमोनिक चेयर पर देखा हुआ था। फिर इसके बाद में अब शाम को जेसिका पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगती है और अचानक 2 लड़कियां एक सुअर का मांस उसकी कार की तरफ फेंक कर भाग जाती है। जेसिका उस मांस को दूर फेंककर पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद जेसिका अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है और ये वही पुलिस स्टेशन था जहाँ पर उसके फादर लॉरेन काम किया करते थे। और आज ही के दिन इस पुलिस स्टेशन का आखिरी दिन था क्योंकि इसके बाद में इस पुलिस स्टेशन को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाना था। वहाँ पर जेसिका को पुलिस ऑफिसर नेट मिलते हैं जो किसी पर चिल्ला रहे थे लेकिन वो किस पर चिल्ला रहे थे इसे जेसिका नहीं देख पाती है। ऑफिसर नेट जेसिका को ये आखिरी रात इस पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करने को कहते हैं। अब इस आखिरी रात को इस पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं होगा और अगर कोई भी इमरजेंसी कॉल आएगी तो जेसिका को उसे उठाना पड़ेगा। ऑफिसर नेट जेसिका को सारी चीज अच्छे से समझा देते हैं और अपना पर्सनल नंबर भी देते हैं ताकि जेसिका इमरजेंसी में उनको कॉल कर सके। यहाँ पर ऑफिसर नेट को जब पता चलता है कि जेसिका लॉरेन की बेटी है वो लॉरेन को मर्डर बुलाता है। अपने साथी ऑफिसर को मारने के कारण बाकी सब पुलिस ऑफिसर लॉरेन से नफरत करने लगे थे जिस बात से जेसिका को भी बहुत बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो अपने फादर के सपने के लिए इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहती थी। अब ऑफिसर नेट इस पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं और अब बस जेसिका ही वहाँ पर अकेली थी। उसके बाद जेसिका अपने फादर के लॉकर 17 में चली जाती है लेकिन वहाँ पर एक ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी उसके पास में नहीं थी। तभी जेसिका को किसी की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता है
उसे बस एक बास्केटबॉल की आवाज सुनाई देती है और आवाज की तरफ जाने पर जेसिका को वो बॉल दिख भी जाती है। फिर कुछ दूर पर उसे कोई आदमी खड़ा हुआ दिखता है, लेकिन जब वो उस जगह की लाइट ऑन करती है तो वहां से वो आदमी गायब हो चुका था। तभी उसे पुलिस स्टेशन का डोरबेल सुनाई देता है और मेन डोर की तरफ जाने पर जेसिका को गिर्प नाम का एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जो किसी होमलेस की तरह दिखाई दे रहा था। वो दरवाजे के पास में वो पेशाब करके वहां से चला जाता है। अब जेसिका एक टूल से अपने फादर के लॉकर को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लॉकर उससे नहीं खुलता है। उसी टाइम पुलिस स्टेशन की लैंडलाइन पर किसी का कॉल आता है, जो कि अजीब तरीके से चिल्ला रहा था। जेसिका उसे प्रैंक कॉल समझकर काट देती है, लेकिन फोन फिर से बजता है और इस बार भी कॉल पर वैसी ही आवाज सुनाई दे रही थी। तब जेसिका पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करके उस प्रैंक कॉल के बारे में बताती है, लेकिन जब उस ऑफिसर को पता चलता है कि जेसिका लॉरेन की बेटी है तो वो उससे बहुत ही रूडली बात करता है और इस बात से जेसिका गुस्सा होकर अपनी गन से अपने फादर के लॉकर के लॉक को तोड़ देती है। लॉकर के अंदर उसे न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा और अपनी और उसके फादर की एक फोटो मिलती है। लॉकर के एक हिडन केबिन में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उन्हीं लड़कियों के केस की फाइल थी जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और उन्हें कल्ट मेंबर के लोग बलि देने वाले थे, जिनमें से बेटी को कल्ट मेंबर ने सेक्रीफाइस कर दिया था। जेसिका वहां पर बेटी के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स के फोटो भी देखती है। तभी जेसिका को सीसीटीवी कैमरा में मेन डोर के पास में एक सुअर नजर आता है, जो बात जेसिका कॉल पर ऑफिसर नेट को बताती है, लेकिन नेट ये सब जेसिका को खुद से हैंडल करने को कहता है और वो छोटी छोटी बातों के लिए उसे कॉल करने से मना करता है। अब जेसिका उस सुअर के पास में जाती है और सुअर की बॉडी में वही सैटेनिक सिंबल बना हुआ था और उसके गले में बेटी का लॉकेट था। जेसिका उस सिंबल का एक फोटो लेती है और उस सुअर को एक रूम में लेकर आती है और वो उसे पानी पीने को देती है। सुअर को एक रूम में बंद करने के बाद जेसिका को फिर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करके एक अंधेरे रूम की तरफ जाती है और टॉर्च को जलाकर चेक करने पर उसे बाहर एक डोर खुला हुआ मिलता है, जैसे कि कोई अंदर आया हो। जेसिका वॉकी टॉकी से हेडक्वार्टर पर यह बात बता देती है और अचानक जेसिका को डोर खोलकर कोई जाते हुए दिखाई देता है। जेसिका उसका पीछा करती है और एक रूम में एक आदमी खड़ा हुआ था और पुलिस फाइल को फेंक रहा था। जेसिका उस आदमी को गन पॉइंट पर लेती है और उससे बैठ जाने को कहती है और ये आदमी और कोई नहीं ग्रिप था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ग्रिप बेटे का फादर था, जो कि बेटी की मौत से पागल हो चुका था और वो अभी भी उसे ढूंढ रहा है। ग्रिप के हाइपर होने के बाद में जेसिका उसे शॉटगन से कंट्रोल कर लेती है और फिर उसे हैंडकफ लगाकर एक सेल के अंदर ले जाती है। लेकिन जब जेसिका सेल के अंदर थी तो गलती से सेल बंद हो जाता है और उसकी चाबी बाहर ही रह जाती है। अब जेसिका जब वॉकी टॉकी से हेडक्वार्टर पर कॉल लगाती है तो उसे एक अजीब आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। उस आदमी की आवाज़ सुनते ही ग्रिप फिर से हाइपर हो जाता है और गुस्से में कहने लगता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा है। फिर उसी टाइम कोई टॉर्च उठाकर जेसिका की तरफ चलाता है। वो पहले तो जेसिका सोचती है कि इस टॉर्च को ग्रिप चला रहा है, लेकिन जब वो देखती है कि ग्रिप तो उसके पास में खड़ा है तो आगे टॉर्च किसने पकड़ कर रखा हुआ है और ये देखकर जेसिका डर जाती है। डर के मारे जेसिका डोर को धक्का देकर खोल ही लेती है और तभी उसके पैर के पास में वो टॉर्च आ जाता है। जेसिका जब उस टॉर्च को जलाती है तो उसे 3 लोग फांसी पर लटके हुए दिखाई देते हैं, जिनके सर पर खून वाला कपड़ा बंधा हुआ था। लेकिन जब जेसिका रूम के बाहर आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ग्रिप को उस रूम के अंदर ही छोड़कर जेसिका उस रूम का डोर लॉक कर देती है। अब वॉकी टॉकी भी काम नहीं कर रहा था। तब जेसिका ऑफिसर नेट को कॉल करके पुलिस स्टेशन में हो रही बातों के बारे में बताती है और उनसे ये भी पूछती है कि शुरुआत में वो पुलिस स्टेशन में किस पर चिल्ला रहे थे, क्या उन्होंने भी किसी को देखा था। इस बात पर ऑफिसर नेट जेसिका पर गुस्सा होते हैं और उसे बार बार छोटी छोटी बातों पर कॉल करने से मना करते हैं और वो जेसिका को पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक रात गुजारने को कहते हैं। अब ऑफिसर नेट उस कॉल को कट कर देते हैं और जेसिका की बात को कोई भी सीरियसली नहीं सुन रहा था। तभी जेसिका अपने फादर के बॉक्स को देखती है, जहाँ पर उसे केस से रिलेटेड कुछ डेमोनिक कल्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस तरह वो कल्ट डेमन की पूजा करते थे। डेमन से रिलेटेड बहुत से फोटोज और सिंबल भी जेसिका को वहाँ पर दिखते हैं और वहाँ पर एक पेन ड्राइव भी उसे मिलती है। उस पेन ड्राइव को लेकर जेसिका वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी जेसिका एक प्रोस्टिट्यूट को देखती है जिसे एक आदमी अपनी कार से बाहर निकालकर वहां से चले आता है। जेसिका उस प्रोस्टिट्यूट को आवाज लगाती है और तब वो उसके पास आती है। वो देखती है कि उसे बहुत चोट लगी है और जेसिका उसे उस पुलिस स्टेशन के अंदर लाकर उसका ट्रीटमेंट भी करती है। उस प्रोस्टिट्यूट का नाम डोरथा था। पहले तो डोरथा नॉर्मली बातें कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद में उसका बिहेवियर बहुत ही चेंज हो जाता है। वो रूम के एक तरफ देखकर किसी से बातें कर रही थी और उस चीज़ों से वो डर भी रही थी। जेसिका एम्बुलेंस को कॉल करने वाली थी कि तभी डोरथा बहुत जोर जोर से चिल्लाकर पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। तब जेसिका डोरथा को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देती है और डोरथा के जाने के बाद में लैंडलाइन पर किसी का कॉल आता है। जेसिका उस कॉल को उठाती है और वहाँ पर एक लड़की
जेसिका से बातें कर रही थी। साथ ही कॉल पर एक सुअर और कई लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। वो लड़की किटी के बारे में बातें कर रही थी, जिसे जेसिका के फादर लॉरेन ने उस कल्ट से बचाया था। और वो लड़की कह रही थी कि तुम्हारे पिता ने हमारा काम बिगाड़ दिया और उस काम को हम आज रात को पूरा करने वाले हैं। और कॉल कट करने के बाद में जेसिका पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करके लड़कियों के किडनैप होने के बारे में बताती है। उस लड़की ने उसे जो कुछ भी कहा था वो उन सभी बातों को रिपोर्ट करती है, लेकिन वहां से भी जेसिका को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब जेसिका उस पेन ड्राइव को देखने लगती है जहाँ पर उसे कल्ट के सारी वीडियोस मिल जाती है। वहाँ पर मारिया नाम की एक औरत बेटी की बलि देने से पहले उसे कुछ कह रही थी कि उसे सेक्रीफाइस करने के बाद में वो नरक में जाकर डेमन का खाना बनेगी। और कुछ ही देर के बाद में मारिया बेटी को मारकर उसका सेक्रीफाइस दे देती है और उसे बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारा गया था। उसी टाइम जेसिका को उसकी माँ एना को कॉल आता है। वो एना से बातें कर ही रही थी कि तभी उस कल्ट का वीडियो जो कि पॉज था वो अपने आप ही प्ले हो जाता है। उस वीडियो में बेटी की डेड बॉडी को सुअर खा रहे थे और मारिया जेसिका की तरफ देखकर उसी का ही नाम ले रही थी। फिर अचानक वो वीडियो बदल जाता है और वीडियो में जेसिका खुद नजर आने लगती है, लेकिन उसके पीछे कोई और भी था। वीडियो वाली जेसिका अपने फादर के उस एविडेंस बॉक्स को फेंक रही थी और रियलिटी में वो बॉक्स वैसा ही गिरा था। लेकिन आखिर उस बॉक्स को किसने गिराया था? उस बॉक्स के पास में जेसिका को शूटिंग का एक पोस्टर मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था स्टिल हियर। उसी टाइम पर पुलिस स्टेशन की लाइट भी फ्लक्चुएट होने लगती है और जेसिका टॉर्च लेकर उस रूम से बाहर जाती है तो बाहर उसे डमी पर अपने फादर की एक फोटो लगी हुई दिखाई देती है। अब अचानक शूटिंग प्रैक्टिस के बहुत सारे फोटोज वहां पर अपने आप ही आने लगते हैं और उन फोटोज पर सैटेनिक सिंबल भी बने हुए थे। जेसिका जब उस फोटोज को हटाती है तो उसके सामने डेमन जैसा कोई खड़ा होता है, जिसे डरकर जेसिका वहां से भाग जाती है। लेकिन वो डेमन हर बार उसके सामने आ रहा था। जेसिका मेन डोर के पास में बाहर निकलने के लिए जाती है, लेकिन बाहर से किसी ने चेन लगाकर डोर को लॉक कर दिया था। फिर जेसिका को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है और उस ग्लास में उसके फादर का रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है। जेसिका दूसरे डोर को चेक करने जाती है, लेकिन बाहर निकलने का हर डोर बाहर से लॉक था। जेसिका पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल लगाकर उसकी मदद के लिए जल्दी वहां पर आने को कहती है और उनसे ये भी पूछती है कि क्या इस पुलिस स्टेशन में जॉन मैलम हो सकता है। पुलिस उसकी बातों का जवाब नहीं देती है, लेकिन उनके आने तक जेसिका को पुलिस स्टेशन के एक ही रूम में रहने को कहा जाता है। जेसिका जब अपने फादर के फोटो को देखती है तो फोटो के पीछे भी उसे सैटेनिक सिंबल मिलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ के फोन लाइन कटे हुए हैं, तो जेसिका आखिरकार उस लैंडलाइन से कैसे कॉल कर पा रही थी। अब उसी टाइम पर उस लैंडलाइन पर और जेसिका के वॉकी टॉकी पर कल्ट मेंबर के चैंट किए हुए मंत्र सुनाई देते हैं और सामने के रूम से भी उन्हीं मंत्रों की आवाजें आ रही थी और डर के मारे जेसिका गन को पॉइंट करके खड़ी हो जाती है। फिर अचानक उसको कोई बास्केटबॉल मारता है और पीछे मुड़ने पर वहां पर कोई नहीं था। यहाँ पर हम लैपटॉप के एक वीडियो में उसी टाइम के फुटेज को देखते हैं जब जेसिका के फादर जॉन मैलम और उसके कल्ट मेंबर को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाए हुए थे। वहाँ पर सभी कल्ट मेंबर और जॉन मैलम अजीब बातें कर रहे थे और उनका यही कहना था कि वो अपने डेमन जो कि उनके भगवान हैं उनके लिए ये सब सेक्रीफाइस कर रहे थे। उनकी लाइफ का एक ही पर्पस था, डेमन को इस दुनिया में लाना और डेमन की हर इच्छा को पूरा करना। उस वीडियो में एक टाइम पर लॉरेन को बाहर कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद में वो इंटरोगेशन रूम से बाहर जाता है। जेसिका जब उस वीडियो को जूम करती है तो उस रूम के बाहर एक डेमन उसे दिखता है। जेसिका कुछ समझती है कि तभी कोई उसके सर पर एक कपड़ा डालकर उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर कहीं पर ले जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि जेसिका एक स्टेज पर आ चुकी थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जेसिका के पास के बेड पर जॉन मैलम और 2 कल्ट मेंबर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिनके सर पर सैटेनिक सिंबल वाला एक कपड़ा बंधा हुआ था और वो डेड बॉडी हिल भी रही थी। डर के मारे जेसिका चिल्लाने लगती है और तब वो डेड बॉडी हिलना बंद कर देती है। अब एक पोस्टमार्टम करने वाला आदमी वहां पर आता है और कल्ट मेंबर उसे जान से मार डालते हैं। असल में जेसिका उस टाइम को देख रही थी जब वो कल्ट मेंबर मारे गए थे और ये टाइम पास्ट का था। जेसिका जब उठती है तो उसके सामने एक लाश खून की उल्टी कर रही थी और डरकर जेसिका उस बेड से जमीन पर गिर जाती है। तब वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जेसिका पहले वाले रूम में थी। जेसिका हेलुसिनेट कर रही थी या फिर उसके दिमाग के साथ में कोई खेल रहा था, ये हमें आगे पता चलेगा। तभी वहां पर वही पुलिस ऑफिसर एरिक आते हैं जिसने लॉरेन को गोली मारकर मार डाला था। एरिक के साथ में एक दूसरा पुलिस ऑफिसर भी था और जेसिका को अब ऐसा लग रहा था कि अब वो वहां से निकल पाएगी। एरिक अब दूसरे पुलिस ऑफिसर को ग्रिप की सेल में जाने को बोलता है और तब जेसिका एरिक से जॉन मैलम के इंटरोगेशन के दिन क्या हुआ था ये पूछती है। एरिक के मुताबिक लॉरेन ने किसी को देखा था जिसके बाद में वो परेशान रहने लगा था और एरिक जेसिका को वही गन दिखाता है जिससे लॉरेन ने अपने पुलिस एम्प्लॉय को मारा था। अचानक एरिक का फेस एक डेमोनिक एंटिटी में बदल जाता है और कोई पीछे से आकर जेसिका की तरफ गोली चलाता है।
जेसिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उस टाइम पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी मां एना जॉन मैलम के साथ में थी। हम देखते हैं कि जेसिका जब बेबी थी तो जॉन मैलम ने उसे गोद में लेकर कहा था कि जेसिका हमारे जैसी ही है और उसका जन्म डेविल को खुश करने के लिए हुआ है। फिर से जेसिका अपने प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर उसे ग्रिप चिल्लाते हुए दिखता है और जेसिका उसे सेल से बाहर निकाल लेती है। यहाँ पर हम सेल के अंदर जॉन मैलम को भी देख पाते हैं। जेसिका फिर अपनी माँ के वॉइसमेल पर एक मैसेज छोड़ देती है और उसे जल्दी कॉल करने को कहती है। इधर दूसरी तरफ ग्रिप को बेटे का एक शू मिलता है और उसे बेटे की आवाज़ें भी सुनाई देती है और उस आवाज़ को फॉलो करके ग्रिप एक रूम के अंदर जाता है। दूसरी तरफ बेटी नाम का वो पिग भी रूम के बाहर आ गया था। यहाँ पर जेसिका अपनी माँ की वीडियो देख रही थी कि तभी बेटे की डेमोनिक स्पिरिट आकर उसे डराने लगती है। किसी तरह जेसिका एक दूसरे रूम में घुसकर उस डोर को लॉक कर लेती है। बेटी अभी भी जेसिका का पीछा नहीं छोड़ रही थी तो इसीलिए जेसिका उसे गोली मार देती है, लेकिन असलियत में जेसिका ने बेटी को नहीं बल्कि उस सुअर को मार डाला था। उसी टाइम पर पुलिस स्टेशन में एना आती है जेसिका से मिलने के लिए, जो कि जेसिका को इस पुलिस स्टेशन में काम करते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा थी। एना को लगा था कि जेसिका किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में काम कर रही होगी और इन बातों का जवाब न देकर जेसिका एना को उसके कल्ट मेंबर होने के बारे में सच पूछती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एना पहले उसी कल्ट की मेंबर थी, लेकिन उसने कल्ट को छोड़कर जेसिका के फादर से शादी कर ली थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तो एक दिन जॉन उसके पास में आया था और उसने उससे कहा था कि उसकी बेटी बहुत बड़े काम के लिए बनी है। एना ने उसकी बातों को विश्वास कर लिया था और उसके साथ में चली गई थी। लेकिन जब जेसिका पैदा हुई तो एना को डरावने विजन आने लगे और तब वो जेसिका को लेकर कल्ट छोड़कर लॉरेन के पास में वापस चली गई। एना कुछ बता पाती है कि तभी उसे लॉरेन दिखाई देता है और वो उसके पीछे जाने लगती है और जेसिका भी उसके पीछे चल देती है। वहाँ पर मारिया ने गन लेकर किटी को होस्टेज बनाया हुआ था और जेसिका के कहने पर वो गन को नीचे रखती है। मारिया बोल रही थी कि आज के रिचुअल के लिए जॉन को जेसिका चाहिए और उन्हें पावर भी चाहिए जो कि उसे सेक्रीफाइस करके मिलने वाली थी और जेसिका का जन्म इसी खास मकसद के लिए हुआ था। मारिया फिर गोली मारकर किटी की जान ले लेती है और तब जेसिका भी मारिया को शूट करके उसे जान से मार डालती है। अचानक वहाँ पर बहुत सारे कल्ट मेंबर आकर जेसिका का पीछा करने लगते हैं और जेसिका किसी तरह उस रूम से बाहर आकर डोर को लॉक कर देती है। अब तक पुलिस स्टेशन की लाइट चली गई थी और जेसिका को एना भी कहीं नहीं मिल रही थी। फिर उसी टाइम जेसिका को जॉन मैलम का कॉल आता है और उसके मुताबिक उसने तो पहले लॉरेन को बता दिया था कि वे लोग मरकर भी जेसिका के साथ इस रिचुअल को पूरा करेंगे। तभी जेसिका को ग्रिप दिखाई देता है जिसके पैर को किसी ने उसकी हड्डियों तक खा लिया था। अचानक ग्रिप जेसिका पर हमला कर देता है और तब जेसिका उसे भी शूट करके मार डालती है। बाहर के कॉरिडोर से भी अजीब आवाजें आ रही थी और जेसिका के बैकअप बुलाने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तब जेसिका खुद ही आवाज की तरफ देखने जाती है और एक रूम को खोलने की कोई कोशिश कर रहा था। तब जेसिका गन को पॉइंट करके खड़ी हो जाती है। फिर अचानक दूसरी ओर से एक कल्ट मेंबर उस पर अटैक करने आता है और तब जेसिका शूट करके उस इंसान को मार डालती है। जेसिका फिर से उसी आवाज की तरफ आगे बढ़ती है और एक जगह पर जेसिका को डायना की लाश एक सैटेनिक सिंबल के आगे लटकी हुई दिखाई देती। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर जेसिका को मरे हुए पुलिस ऑफिसर उस पर हंसते हुए दिखते हैं। वहां से दूसरी ओर जेसिका को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो जेसिका उसकी तरफ आगे बढ़ती है। फिर एक जगह पर कल्ट का एक आदमी मारीगोल्ड पर चाकू से वार कर रहा था और जेसिका मारीगोल्ड को बचा पाती उससे पहले ही वो आदमी मारीगोल्ड का गला काटकर उसे जान से मार डालता है। तब जेसिका भी उस आदमी को शूट करके उसे जान से मार देती है। मतलब कि आज से 1 साल पहले लॉरेन में जिन भी लड़कियों को उस कल्ट से बचाया था उन सभी लड़कियों की कल्ट के हाथों बलि दे दी गई थी। जेसिका को अब अपने फादर लॉरेन नजर आते हैं तो इसलिए जेसिका उनके पीछे जाने लगती है। पहले तो लॉरेन जेसिका से नॉर्मल आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज किसी डेमन की तरह होने लग गई थी। उसी टाइम एक कल्ट मेंबर जेसिका की तरफ गोली चला देता है और वो उसका पीछा करके गोली चलाने लगती है। जेसिका कुछ कल्ट मेंबर को मार भी डालती है और एक रूम में एक कल्ट मेंबर लिशा नाम की एक लेडी को फांसी देकर बलि चढ़ा रहा था। तब जेसिका उस कल्ट मेंबर को भी मार डालती है, लेकिन लिशा को जेसिका बचा नहीं पाती है। लिशा के फांसी का फंदा अपने आप ही इतनी ज्यादा जोर से टाइट होने लगता है कि लिशा की उंगलियों के साथ साथ उसका गला भी कटकर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और लिशा का खून पूरी तरह से जेसिका के ऊपर गिरने लगता है। जेसिका को सीलिंग के ऊपर एक डेमन दिखाई देता है जिसके ऊपर वो कई बार गोली चलाती है। पूरा पुलिस स्टेशन रेड कलर की लाइट से भर चुका था और जेसिका अपने फादर की उसी गन को लेकर उन आवाजों का पीछा करती है जहाँ पर कल्ट मेंबर की स्पिरिट सेक्रीफाइस की गई लड़कियों के खून से नहा रही थी
और वे मंत्र भी पढ़ रहे थे। जितने भी लोग उनके हाथों मारे गए थे उन सभी की आत्मा उनके पास में कैद थी। फिर एक रूम में जेसिका को डेमोनिक चेयर पर जॉन मैलम बैठा हुआ दिखाई देता है और सभी कल्ट मेंबर जेसिका के सामने खड़े थे। रियल डेमन जेसिका के पास में आ रहा था। जेसिका उस पर गोली चलाती लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी जेसिका रियलिटी में आ जाती है जहाँ पर उसने डेमन समझकर अपनी माँ एना को मार डाला था और अब तक सभी कल्ट मेंबर उसके पास में आकर हंसने लगे थे। और हम देखते हैं कि जेसिका बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेती है। जेसिका के मरते ही सभी कल्ट मेंबर ताली बजाने लगते हैं क्योंकि अब उन लोगों ने जेसिका की स्पिरिट को डेमन की ब्राइड बना दिया था। फिर कल्ट मेंबर जेसिका को डेमन के पास के चेयर में बैठा देते हैं और जेसिका चिल्लाने लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर इस मूवी की कहानी को सिंपल वे में समझना चाहे तो हमें इसे एना से शुरू करना होगा। एना पहले जॉन मैलम के कल्ट की मेंबर थी और उसके बेबी को जॉन मैलम डेमन की वाइफ बनाना चाहता था, तो इसीलिए एना कल्ट छोड़कर भाग गई थी। फिर सालों बाद भी जॉन मैलम ने एना और जेसिका का पीछा नहीं छोड़ा। कल्ट मेंबर कुछ लड़कियों को सेक्रीफाइस करके डेमन को उसकी वाइफ जेसिका देना चाहते थे और एक बार इसी कोशिश में कल्ट मेंबर ने बेटी को मार दिया था, लेकिन लोरेन ने बाकी 3 लड़कियों को बचा लिया था। लेकिन उन मेंबर का इंटरोगेशन करते टाइम लोरेन को डेमन ने पजेस किया और उसने अपने ही 2 पुलिस साथियों को मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया। जॉन मैलम ने भी उसके बाद में सुसाइड कर लिया ताकि मरने के बाद वो रिचुअल पूरा कर सके। तो इसीलिए उस पुलिस स्टेशन को शिफ्ट किया गया था क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद में कोई पुलिस वहाँ पर जिंदा नहीं बची और सभी मारे गए। जेसिका की किस्मत खराब थी कि उसकी ड्यूटी का पहला और आखिरी दिन उसी पुलिस स्टेशन में था और वहाँ पर जेसिका को विजन दिखाया गया ताकि वो परेशान होकर खुद ही अपनी जान ले ले। फिर से वही रिचुअल पूरा हुआ और 1 साल पहले बचाई गई सभी लड़कियों को सेक्रीफाइस किया गया। लिसा का खून जेसिका के ऊपर गिरने का मतलब यह था कि जेसिका रिचुअल के रेडी हो गई है। जेसिका फोन से मदद जरूर बुला रही थी लेकिन रियलिटी तो यह थी कि जब से पुलिस स्टेशन में आई थी उसकी किसी से भी बातें नहीं हुई थी क्योंकि फोन लाइन तो पहले से कटी हुई थी। डेमन बस उसके दिमाग से खेल रहा था और मरे हुए सभी लोगों की स्पिरिट डेमन की गुलाम बन चुकी थी। उस सुअर को भी जेसिका ने हाथ लगाकर रिचुअल में खुद को इन्वॉल्व कर लिया था और इसका पता हम लोरेन की ग्रेव पर बनी उस सैटेनिक सिंबल से लगा सकते हैं। जेसिका ने सोचा था कि सुसाइड करके वो इन सब से छुटकारा पा सकती है, लेकिन मरने के बाद भी उसकी स्पिरिट को डेमन की वाइफ बना दिया गया था। मतलब कि अब जेसिका की स्पिरिट अनंत काल तक डेमन के हाथों टॉर्चर होती रहेगी। तो दोस्तों, ये था द मैलम मूवी का एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।